हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ओके, ठीक, स्मार्ट एंड हेल्दी, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने लीनियर मोमेंटम स्टडी किया था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम स्टडी किया था और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के विषय में हम लोगों ने स्टडी किया था और आपने बहुत अच्छे से क्लास को सुना था, बड़े ही पेशेंस से सुना था। आप बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आपने वीडियो को भी अच्छे से सुना था, सब्सक्राइब भी किया था और उसी से तो हमें एनर्जी मिलती है कि मैं आपको एक नया वीडियो फिर आपके लिए बनाऊं और आपके करियर या गोल को अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और वो किस फिजिकल क्वांटिटी को हमें देता है। उसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनर्शिया डिस्कस किया था, मास डिस्कस किया था, इनर्शिया की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किया था, ये सारी बातें डिस्कस किया था और आप उसको एंजॉय किए होंगे, अच्छे से आपने उसकी कॉन्सेप्ट को समझा होगा और इसी 9th से ही आप अपने टारगेट को, चाहे आपको इंजीनियर या IITian बनना होगा या आपको डॉक्टर बनना होगा या आर्मी ऑफिसर बनना होगा या साइंटिस्ट बनना होगा या प्रोफेसर बनना होगा, जो भी आपको अपना एम बनना होगा उसके लिए अभी से आपने डिसाइड कर लिया होगा। मुझे ज़रूर मालूम है आपने कर लिया होगा। आप तो बड़े प्रॉमिसिंग स्टूडेंट हैं, बड़े पंक्चुअल हैं, बड़े रेगुलर स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी टीचर की, गुरु की बात को मानते हैं, क्योंकि गुरु तो आपकी लाइफ के लिए काम करता है ना, वो तो आपके करियर के लिए काम करता है ना, वो तो एक कैंडल के समान होता है ना, जो खुद को बर्न करता है और आपको लाइट देता है, जिससे आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, जो कि बड़ा फेमिलियर है, बहुत ही इजी है और बड़ा ही फेमिलियर है। पूरी मैकेनिक्स ही लगभग इसी पर डिस्कस होती है। तो आज हम अपने न्यूटन साहब को याद करेंगे और आपको पता है इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है, ब्रिटेन के हैं, बड़े ही जीनियस माने जाते थे और इनकी डेट ऑफ बर्थ 1642 है और इनकी डेट ऑफ डेथ जो है 1727 है। आज हम इनके लॉज के विषय में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम न्यूटन साहब को पढ़ने चल रहे हैं। किसको पढ़ने चल रहे हैं? न्यूटन साहब को पढ़ने चल रहे हैं। और इनके ऊपर एक एप्पल गिरा था बगीचे में, तो इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोज डाला था। अगर हमारे स्टूडेंट्स के सर पर अगर क्या गिरेगा तो क्या डिस्कवर करेंगे? अब देखते हैं कि क्या क्या डिस्कवर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ठीक ना? तो आपको भी सोचना होगा, विचार करना होगा, कंटेम्पलेट करना होगा अपने आसपास जो भी घटनाएं हैं और उनमें से कुछ नया करना होगा, कुछ नई इनोवेटिव करना होगा, कुछ क्रिएटिव करना होगा। ओके, चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। न्यूटन्स टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स को तो आप जानते ही हैं, ठीक ना? इनका नाम सर आइजैक न्यूटन साहब है, जो कि ब्रिटेन के थे और 1642 में ये पैदा हुए थे, 1727 में ये डेड कर गए थे और 1686 में अपने ईयर ऑफ बर्थ के 44 ईयर्स बाद जो है इन्होंने 1686 में ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिया था। कैसे दिया था, कैसे इनके विचार आया, क्या सोचा इन्होंने, कौन सी बात इनके माइंड को स्ट्राइक की कि इन्होंने ये ला दे रखा? देखो, इसके पहले सबसे पहले अरस्तु ने कॉन्सेप्ट दिया था, जिनको आप अरिस्टोटल कहते हो। उसके बाद गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया था। गैलीलियो ने ये बताया था कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो मोशन स्टेट होती है। इसका मतलब ये हो गया
कि कोई बॉडी अगर एक बार मोशन में आ जाए तो वो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में हमेशा मूव करती रहेगी। बस शर्त है कि कोई और फोर्स ना हो जो उसको रोक ले, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग है, और कोई फोर्स ना हो जो बॉडी को रोक ले। ठीक ना। तो अब न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो की कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद गैलीलियो की बात को एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने पुट किया और उसे इन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहा। ये बात इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपिया। ठीक ना। तो उसी प्रिंसिपिया में इन्होंने जो है इसको मेंशन किया है। तो चलो देखते हैं। न्यूटन्स ने जो है न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए थे। कितने लॉज दिए थे बच्चों? 3 लॉज दिए थे। अब पहला क्वेश्चन ये एराइज होता है, सर 3 लॉज ही क्यों दिए थे? 2 क्यों नहीं दिए थे? 4 क्यों नहीं दिए थे? 5 क्यों नहीं दिए थे? और इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों कहा जाता है? सेकंड थर्ड फर्स्ट क्यों नहीं कहते? थर्ड सेकंड फर्स्ट क्यों नहीं कहते? ये कई क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स हमसे टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं। अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, आप क्वेश्चन अराइज करते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला ज़्यादा ब्रिलियंट होता है। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उसका आंसर देना अच्छा लगता है, चाहे आपको कमेंट बॉक्स में मैं लिख करके दूं यूट्यूब पर, चाहे मैं क्लास में दूं या मैं आपको ग्रुप पर दूं, आंसर देना अच्छा लगता है। तो चलो देखें आखिर ये 3 लॉज ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है। देखो बच्चों, आपके आसपास कुदरत में जो भी चीजें होंगी, चाहे वो बुक है, चाहे ये टेबल है, चाहे कार है, कोई भी चीज होगी, तो सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि हम देखें उसकी स्टेट क्या है, किस स्टेट में है। तो सबसे पहली बात आएगी कि हम उस बॉडी के बिहेवियर को देखें। क्या देखें? उसके बिहेवियर को देखें कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्टेट क्या है, क्या स्टेट चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है, चेंज हो रही तो कौन उसको चेंज कर रहा है, कितनी अमाउंट में उसकी ज़रूरत है चेंज करने के लिए। तो ये सबसे पहले बात आती है कि किसी बॉडी की स्टेट क्या है। ठीक ना। हम उसके स्टेट या बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसी बॉडी के बिहेवियर को जो डिस्क्राइब करे, किसी बॉडी के स्टेट को जो डिस्क्राइब करे, ठीक ना, तो पहली बात तो हो गई उसके स्टेट को देखना, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना। जब हमने स्टेट देख लिया कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये देख लिया किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, अब दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा, यार ठीक है अब तो स्टेट पता लग गया कि हाँ बॉडी मोशन में है। ठीक ना। अब अगला क्या क्वेश्चन उठेगा, अगला प्रश्न ये उठेगा कि आखिर इसकी स्टेट चेंज कैसे होगी। मीन्स अगर ये मोशन में है तो स्पीड अप कैसे होगी, स्लो डाउन कैसे होगी, डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। ओके, मतलब फिर क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि उसकी जो भी बिहेवियर उसका है, उस बिहेवियर को चेंज कैसे करें, चेंज करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी और कितना रिक्वायरमेंट होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन उठता है। अब पता लग गया कि हाँ भाई चलो स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ना, ये पता लग गया। फिर थर्ड क्वेश्चन ये राइज होता है कि ठीक है जो फैक्टर उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक ना, ये तीसरा क्वेश्चन उठता है। तो ये 3 क्वेश्चन माइंड में उठते हैं किसी बॉडी को जब हम देखते हैं अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में। तो ये 3 बातें जो है हमारे दिमाग में उठती हैं। ठीक ना, और इन्हीं तीनों बातों को आंसर देने के लिए 3 लॉ बना लिए गए। फर्स्ट, जो किसी बॉडी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करे और उसकी स्टेट को कौन चेंज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके विषय में डिफाइन करे, उसको बताए, वो कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, और उसके बाद जब स्टेट चेंज करने के लिए पता लग गया, फर्स्ट लॉ बता देता है कि स्टेट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, वो कौन सा एक्सटर्नल एजेंसी है जो उसकी स्टेट को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, ये तो फर्स्ट लॉ बता देता है। लेकिन ये नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने न्यूटन का चाहिए,
वो हमें सेकंड लॉ बताता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ आ गया। सेकंड लॉ ये बता देगा कि कितनी क्वांटिटी में, कितने मैग्नीट्यूड में वो एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो स्टेट को चेंज कर देगा। उसके बाद फिर थर्ड लॉ आएगा। थर्ड लॉ ये कहेगा कि उस फोर्स का नेचर कैसा होना चाहिए। तो मीन्स ये 3 स्टेप आए। इन्हीं 3 स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दे दिए, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट लॉ कहा, सेकंड लॉ कहा, थर्ड लॉ कहा। अब हम पहले फर्स्ट लॉ के विषय में डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के विषय में। किसके विषय में बच्चों डिस्कस करेंगे? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के विषय में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है क्या। देखिए, आप इधर ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप तो बड़े ही क्यूरियस माइंड के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। एक अच्छी आदत है कि क्वेश्चन पूछना अच्छी आदत है। जब आप छोटे हुआ करते थे, केजी में, LKG में, UKG में, अपने मम्मी पापा से ढेर सारे क्वेश्चन पूछते थे। मम्मी ऐसा क्यों होता है, पापा ऐसा क्यों होता है, सिस्टर ऐसा क्यों होता है, ब्रदर ऐसा क्यों होता है, ढेर सारे क्वेश्चन पूछते थे। अब वो उनके आंसर देते थे, कभी कभी झिड़क भी देते थे, डांट भी देते थे, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती थी, आपका नॉलेज बढ़ता जाता था और आप टॉप करते थे। आपको फेयर एक्सीलेंट मिलता था, गुड मिलता था। आज क्या हो गया कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं। जब छोटे थे तब पूछते थे तो मम्मी पापा बड़े खुशी से आपके आंसर देते थे। आज कहते चुप रहा, अपना काम कर, काहे फालतू बातें करता है। आज भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आज भी आपके अंदर कई बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक ना। उसका आंसर आपको मिलना चाहिए, उसका समाधान मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ क्यूरियोसिटी होगी वही आंसर आएगा, वही नॉलेज बढ़ेगा, वही पढ़ाई है। स्टडी का मतलब ये है कि नॉलेज की हम और आप में शेयरिंग करना। ना हमें सब कुछ आता है, ना आपको सब कुछ आता है, कुछ हमें आता है और वो आपको के साथ शेयर करना है। यही है क्लास, यही है स्टडी। स्टडी का मतलब रटना नहीं है, स्टडी का मतलब समझना है। हम फ्यूचर में अब आपको बताएंगे कि आप टॉपर कैसे बनो, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर कैसे बन जाओ, आप अपने करियर को कैसे अचीव करो, आप कितने घंटे पढ़ाई करो, किस तरीके से पढ़ाई करो कि आपको सब याद हो जाए, आपका न्यूमेरिकल कैसे स्ट्रांग हो जाए, आपकी थ्योरी कैसे स्ट्रांग हो जाए, आपको लर्न नहीं होता तो लर्न कैसे हो जाए। इसके विषय में भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। चलो हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के विषय में। देखिए बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो फर्स्ट लॉ को हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे। क्या बताएंगे? डायग्राम के थ्रू। देखिए, फर्स्ट लॉ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट है अ बॉडी एट रेस्ट स्टेट। मीन्स न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो 3 चीजें बताता है हमें, मतलब हम इससे 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में हो। अब देखिए, ये कोई एक बॉडी है, ये किस स्टेट में है बच्चों? रेस्ट स्टेट में है। किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में है। t=0 सेकंड पर जब आपने इसको ऑब्जर्व किया, देखा, तो ये रेस्ट स्टेट में थी, मीन्स विरामावस्था में थी, चल नहीं रही थी। t=0 पर ये रेस्ट स्टेट में थी। और जब आप थोड़ी देर के बाद गए t सेकंड पर, जब इसकी फाइनल स्टेट देखा, तब भी देखिए इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब ये रेस्ट में है। ये क्या है? रेस्ट में है। अब भी ये नहीं मोशन में आई, तो पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में है। ऐसा कब हो सकता है? तो न्यूटन कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब एफ नेट क्या हो? 0 हो। एफ नेट क्या हो? 0 हो। एफ नेट क्या हो? 0 हो। मतलब इस बॉडी पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो या नेट फोर्स ना लग रहा हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक पार्ट हमें ये कंक्लूजन देता है कि अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी रेस्ट में वो बनी रहेगी, फाइनली वो रेस्ट में ही रहेगी। हाँ, शर्त यह है कि आप उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स लगा करके उसको, उसके रेस्ट स्टेट को चेंज ना करें। इसका मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। उस एक्सटर्नल एजेंट का नाम अभी हम आगे बताएंगे। तो पहला पार्ट ये है।
तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कंक्लूड करता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी अगर इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी वो रेस्ट में रहेगी, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू बनाए रखेगी। बस शर्त है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स को उस पर अप्लाई करके उसको मजबूर ना कर दिया गया हो, कंपेल्ड ना कर दिया गया हो अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट कहता है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ में दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है वो देखिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ की दूसरी इंफॉर्मेशन है, देखिए ये बॉडी यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी जब आपने देखा t इक्वल टू 0 सेकंड पर। t इक्वल टू 0 सेकंड पर जब आपने इस बॉडी को देखा तो यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। कितनी स्पीड से? यू मीटर पर से। कितनी स्पीड से बच्चों? यू मीटर पर सेकंड से। वेरी गुड, मेरे साथ बोलिए सभी बच्चे, कितनी स्पीड से? यू मीटर पर सेकंड से। कितनी स्पीड से? यू मीटर पर सेकंड से। कब? t इक्वल टू 0 सेकंड पर। कब? t इक्वल टू 0 सेकंड पर। तो t इक्वल टू 0 सेकंड पर यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। अब आपने देखा कि t इक्वल टू t सेकंड के बाद थोड़ी देर के बाद आपने इसी बॉडी को फिर ऑब्जर्व किया और फिर क्या देखा कि पहले ये u स्पीड से मूव कर रही थी, अब भी u स्पीड से मूव कर रही है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिस स्पीड से मान लो कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से 1 घंटे पहले मूव कर रही थी, अब भी वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। प्रैक्टिकल में तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, प्रैक्टिकल में ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन किसी बॉडी की स्पीड को कम कर देता है, इसलिए उसकी स्पीड रिड्यूज हो जाती है और आपको लगता है कि उसकी स्पीड कम हो। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऐसा पॉसिबल है। फ्रिक्शन 0 मान लो तो ऐसा संभव है, ठीक ना। मान लो दुनिया में फ्रिक्शन है ही नहीं है, किसी बॉडी को एक बार मूव करा दो तो वो बॉडी हमेशा उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? इसका मतलब ये हो गया हाँ कि अगर बॉडी इनिशियली यू स्पीड से मूव कर रही है तो फाइनल में भी वो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, लेकिन कंडीशन क्या है? उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया गया हो। क्या? नेट एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया गया हो। इससे कंक्लूजन क्या निकला? इसका मतलब ये हो गया कि अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पर तो उस केस में उस बॉडी की स्पीड ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, ना तो इंक्रीज होगी और ना डिक्रीज होगी। मीन्स जिस स्पीड से वो चल रही उसी स्पीड से चलती रहेगी। ये दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। न्यूटन फर्स्ट लॉ से तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? ये देखिए, अ बॉडी मोशन इन अ डायरेक्शन। देखिए ये बॉडी यू मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही। किधर जा रही है? ईस्ट में जा रही है। जब आपने t इक्वल टू 0 सेकंड पर देखा तो ये ए पॉइंट पर थी, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब आपने t इक्वल टू t सेकंड पर देखा तो ये बी पॉइंट पर मिली आपको, लेकिन फिर भी ईस्ट में जा रही है। मीन्स इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कब होगा? जब इफ एफ नेट 0 हो, मतलब इस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई किया जा रहा हो, कोई रिजल्टेंट फोर्स ना लग रहा हो, तब ऐसा पॉसिबल है। इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन यह निकला कि टू चेंज डायरेक्शन अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक ना। बिना फोर्स अप्लाई किए किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक ना। किसी बॉडी की चेंज करना पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगा फोर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा, अभी आगे आंसर देंगे। तो इन तीन बातों से देखिए, इन तीन बातों से क्या कंक्लूजन निकला? पहला कंक्लूजन ये निकला कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई किया जा रहा हो या अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई हो रहा हो तो वो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को, मीन्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन इन अ यूनिफॉर्म
इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन को मेंटेन रखेगी, कंटिन्यू रखेगी, ठीक है ना। ओके, ये फर्स्ट लॉ कहता है। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? अब इन द absence of net external force, a body continues in its initial state, either the state of rest or state of uniform motion along a straight line। फिर से सुन लो क्या है स्टेटमेंट। In the absence of net external force, a body continues in its initial state, either the state of rest or state of uniform motion along a straight line, Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो रहा हो या अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई हो रहा हो तो वो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखेगी। अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली रेस्ट में रहेगी। इनिशियली जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में मूव कर रही उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। बस शर्त यह है कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको कंपेल्ड न किया गया हो, मजबूर न किया गया हो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ओके, ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब यहां से देखिए इसके विषय में कुछ और भी हम फैक्ट्स जान लें। पहला फैक्ट्स ये है, इट डिफाइंस द फोर्स क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब होता है थ्योरेटिकली। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकली। क्वालिटेटिवली मतलब थ्योरेटिकली। ये फोर्स को थ्योरेटिकली डिफाइन करता है। मींस ये नहीं बताता है कि कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो, लेकिन ये फोर्स को डिफाइन करता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा होगा, हाउ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन किस तरीके से करता है? चलो इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए, ये बॉडी रेस्ट में है, ये रेस्ट में बनी रहेगी जब तक कि इस पर हम फोर्स ना अप्लाई करें। इसका मतलब हो गया कि फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी है, फोर्स वो एक्सटर्नल काज है या वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करे। फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। तो ये इसका मतलब फोर्स की एक डिफिनेशन ये हो गई। इस वाले डायग्राम से आप देखिए फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी को स्पीड अप कर सकता है जब फोर्स उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के लंग लगे, स्लो डाउन कर सकता है जब वो फोर्स उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे। इसका मतलब फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है या वो एक्सटर्नल एजेंसी है या वो काज है जो किसी बॉडी को स्पीड अप कर सकता है या स्पीड डाउन कर सकता है या स्लो डाउन कर सकता है। अब तीसरे तरीके से देखो फोर्स को हम डिफाइन कर दें। इसका मतलब इस वाले डायग्राम से ये क्लियर है कि फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है या वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन को तब चेंज करेगा जब फोर्स उस बॉडी के मोशन के या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा लगेगा। तो जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा लगता है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में लगता है तो वो उसको स्पीड अप करता है। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो उसको स्लो डाउन करता है। जब भी कोई बॉडी किसी रेस्ट बॉडी पर एक्ट करता है फोर्स तो उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है। तो यहां से फोर्स की डिफिनेशन आ गई कि फोर्स वो एक्सटर्नल काज है या वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट
को चेंज कर सकता है, या चेंज करने की कोशिश कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंज करने की कोशिश कर सकता है या इस डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स की डिफिनेशन हो गई, न्यूटन फर्स्ट लॉ बता रहा। लेकिन कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा इसके विषय में न्यूटन का फर्स्ट लॉ कुछ नहीं कहता, वो साइलेंट रहता है, चुप रहता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को केवल थ्योरेटिकली डिफाइन करता है, इसलिए हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स क्वालिटेटिवली। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या उठता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मीन्स न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? आपको पता है गैलीलियो 1564 में जो है वो उनका बर्थ हुआ था और 1642 में वो डेड हो गए थे। जिस ईयर न्यूटन पैदा हुए थे उसी साल गैलीलियो मरे थे, ठीक है ना। तो इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये देख लीजिए। देखें, बॉडी इनिशियली रेस्ट में है ना, फाइनली रेस्ट में है ना, कब? जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब हो गया कि किसी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज कर ले, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज कर ले, ठीक है ना। इसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ इस वाले डायग्राम में देखिए, इसका तो किसी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप चेंज कर ले, मीन्स वो अपने आप स्पीड अप हो जाए या अपने आप स्लो डाउन हो जाए, ठीक ना। ये इसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। ये देख लीजिए, इसका तो किसी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज कर ले, ठीक ना। इसी को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो एक तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो इनर्शिया को ही डिफाइन करता है, इसलिए इसको जो है वो इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके। अगली बात है, इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो बॉडी है उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। बिहेवियर का मतलब ये बताता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, पहले तो ये पता लग जाता है। दूसरे, अगर रेस्ट या मोशन की स्टेट चेंज हो रही तो क्या चीज़ उसको चेंज कर रही होगी, वो फोर्स होगी, ये बता देता है, ठीक ना। तो हमारे आसपास जो भी बॉडी रेस्ट या मोशन में है उनको ये डिस्क्राइब करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या करता है? डिस्क्राइब करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन फर्स्ट लॉ पर है। तो जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था इनर्शिया के जितने भी एग्जाम्पल दिए थे सब वो न्यूटन फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है, सब वो न्यूटन फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है। चाहे जब हम एक दौड़ रहे हों, जब हम रनिंग कर रहे हों, अचानक हम स्टम्बल हो जाए, ठोकर लग जाए, हम आगे की ओर गिर कर पड़ते हैं, वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है। मैंगो की ब्रांचेज को आप शेक कर दो तो उसमें से मैंगो नीचे गिर जाते हैं, वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। चाहे बाइसिकल या स्कूटर में जो मडगार्ड लगाया जाता है वो टेंजेंट के लंग लगाया जाता है जिससे मड आकर के उसी में टकरा करके रुक जाए, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। या किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग में बांध करके आप घुमाइए सर्कुलर पाथ में, स्ट्रिंग टूट जाए तो वो एक टेंजेंट के लंग स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। या आप किसी बस में बैठे हुए आराम से म्यूजिक सुन रहे हो, अचानक ड्राइवर बस स्टार्ट कर देगा तो आप पीछे की ओर झुक जाएंगे, ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है। या आप कोई ग्लास टम्बलर ले लें, उसके ऊपर पेज रख लें, एक कॉइन रख लें और पेज को जड़ करें, वो आगे बढ़ जाएगा, कॉइन उसी में गिर जाएगा, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। या आप किसी स्टोन को उठा करके किसी विंडो पर मारिए तो वो विंडो का ग्लास चटक जाएगा, शटर हो जाएगा, लेकिन एक बुलेट से फायर करिए तो एक शार्प होल बना के निकल जाएगा, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। या आपकी मम्मी एक कारपेट उठाती है, उसको एक स्टिक से बीट कर देती है, उसमें डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर ही बेस्ड है।
ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आई, ठीक ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर ये सभी कॉन्सेप्ट बेस हैं, इनको ध्यान से सुनना समझना। ना समझ में आए तो फिर आप यूट्यूब पर जाकर के फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल पर जाकर के इसको ध्यान से सुनेंगे, इसके डायग्राम को देखना और सब्सक्राइब करना, जिससे हमें एनर्जी मिले और हमें मोटिवेशन वे भी मिले कि हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, और मैं उसको और इम्प्रूवमेंट करके आपको नए नए डायग्राम के साथ फिर उस पर अपलोड करता रहूं। तो ये रहा आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के विषय में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस